नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनरल साइंस के स्पेशल क्लास की एक और वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। तो आइए आज की जनरल साइंस स्पेशल क्लास की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। तो आइए जनरल साइंस के स्पेशल क्लास का एक और वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पीतरस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन या निर्माण होता है। दोस्तों, बतानी है कि शरीर के किस भाग में पीतरस यानी कि बाइल जूस का उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यकृत यानी कि लीवर में। जी हाँ दोस्तों, हमारे यकृत में यानी कि लीवर में पीतरस बाइल जूस का उत्पादन होता है या निर्माण होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, बतानी है कि बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जी हाँ दोस्तों, बाइफोकल लेंस का आविष्कारक कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों, बतानी है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इमिसिबल। जी हाँ दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है, इमिसिबल कहा जाता है यानी कि अदृश्य कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, सॉल्यूशन बनाएंगे नहीं, तो उस स्थिति में उसे क्या कहा जाएगा, इमिसिबल कहा जाएगा यानी कि अदृश्य कहा जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खसरा किसकी वजह से होता है। दोस्तों, बतानी है कि खसरा एक रोग है, बीमारी है। बतानी है कि खसरा रोग का वाहक क्या है, यानी कि खसरा किसकी वजह से होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विषाणु यानी कि वायरस। जी हाँ दोस्तों, जो खसरा रोग है, बीमारी है, वायरस के वजह से होता है यानी कि विषाणु के वजह से होता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी। यहाँ पे खाली स्थान है। दोस्तों, बतानी है कि एक बहुत पुराने मॉडल आप लोग भी देखे होंगे, पेंडुलम घड़ी। उस पेंडुलम घड़ी की जो कार्य पद्धति थी वो पूरी तरह से किस पद्धति पर थी, यानी कि कैसे कार्य करती थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैकेनिकल थी। जी हाँ दोस्तों, जो पुराने वो पेंडुलम घड़ी थी उसकी कार्य पद्धति क्या थी, तो वो पूरी तरह से मैकेनिकल थी। न वो दोस्तों विद्युत संचालित थी और न ही बैटरी संचालित थी। वो पूरी तरह से क्या थी, पूरी तरह से मैकेनिकल पद्धति पर कार्य करती थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल थी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। दोस्तों, बतानी है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ओवम। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, तो ऑप्शन सी, ओवम। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि पनडुब्बी में कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पेरिस्कोप का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी में। किसके लिए, तो समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। ऑप्शन डी आप लोगों को याद रखनी है, पेरिस्कोप। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, बताने है कि सौरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है या फिर किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छिपकली की।
जी हाँ दोस्तों, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो छिपकली की अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा एसिड पाचन क्रिया में मदद करता है? दोस्तों बताने है कि हमारे शरीर में कौन सा एसिड अम्ल पाचन क्रिया में क्या करता है? मदद करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाचन क्रिया में क्या करता है? मदद करता है, पचाने में मदद करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? दोस्तों बतानी है कि अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स रोग से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, विटामिन डी की कमी है। यानी कि दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, विटामिन डी की कमी है उस व्यक्ति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों बताने है कि पावर ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फैराडे का नियम। जी हाँ दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? फैराडे के नियम के सिद्धांत पर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के दबाव के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिमांक बिंदु कहा जाता है। दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? हिमांक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अल्कलाइन नहीं है? बताने है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक क्षारीय अल्कलाइन नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सल्फर। जी हाँ दोस्तों, सल्फर क्या है? एक अल्कलाइन नहीं है, यानी कि क्षारीय नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। बाकी तीनों सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों अल्कलाइन है, क्षारीय है, लेकिन ऑप्शन डी सल्फर क्षारीय अल्कलाइन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जहर का। जी हाँ दोस्तों, टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? देखिए दोस्तों बतानी है कि सोडियम धातु को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, किस में रखा जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरोसिन में। जी हाँ दोस्तों, केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। किसके लिए? ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, केरोसिन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? दोस्तों बतानी है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? हनिंग ब्रांड द्वारा। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, फास्फोरस। फास्फोरस दोस्तों पहला तत्व है जिसकी खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, फास्फोरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सब पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी ज़रूर कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? दोस्तों बतानी है कि मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हृदय में। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी, हृदय में, यानी कि हार्ट में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांच की कौन सी किस्म तापरोधी होती है? दोस्तों बतानी है कि कांच की कौन सी किस्म यानी कि कांच का कौन सा प्रकार तापरोधी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पायरेक्स कांच। जी हाँ दोस्तों, जो पायरेक्स कांच होता है ये तापरोधी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा पायरेक्स कांच। आप सभी को दोस्तों बता दें कि पायरेक्स कांच में सोडियम सिलिकेट व बोरियम सिलिकेट का उपयोग किया जाता है और पायरेक्स कांच तापरोधी होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? दोस्तों बतानी है कि पौधों में किसके माध्यम से खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्लोएम के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, फ्लोएम के माध्यम से पौधों में क्या होता है? खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, फ्लोएम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों बतानी है कि जो हम बॉल पेन से लिखते हैं वो पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर बॉल पेन कार्य करता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों बतानी है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो दोस्तों आप सब हमें कमेंट करके बताइए कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किए थे। इसका जवाब दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किए थे दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के स्पेशल क्लास वीडियो। आशा करते हैं इस स्पेशल क्लास वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलेंगे। और दोस्तों इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किए थे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और स्पेशल क्लास वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।